नमस्कार बच्चों। तो देखो, आज फिर हम अगली अपनी जो क्लास है उसके अंदर वापस आए हैं। तो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान बोर्ड है वो अपने जो 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो लेगी। एक बार फिर मैं बता रहा हूँ कि अभी वर्तमान के अंदर जो फॉर्म है 10th और 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने अभी फॉर्म नहीं भरे हैं तो वो बच्चे अपनी स्कूल जाके अपने जो फॉर्म है वो लगा दे। ठीक है, तो आज से वो फॉर्म चालू हो गए हैं। 10th और 12th के जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिन बच्चों को पता नहीं है उनको भी आप बताओ और आप अपने फॉर्म लगाओ। और एग्ज़ाम होंगे और आपका जो सिलेबस है वो 60% कर दिया गया है। 10th और 12th के अंदर कुछ टॉपिक हटा के जो 100% जो सिलेबस था उसको 60% कर दिया गया है। और उसकी जो PDF है मैं बता दूंगा आपको। और वैसे मेरी क्लासेज जो चल रही है तो वही टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर आएंगे। तो देखो, कल हमने स्टार्ट किया था, कल आपको पढ़ाया गया था कि जो प्रोटीन और विटामिन है उनसे संबंधित जो रोग थे, तो प्रोटीन वाला जो टॉपिक है वो कल कंप्लीट मैंने किया था। और आज अपना जो नया टॉपिक है वो कौन सा है मोटापा। कल मैंने बताया भी था कि जो अपना अगला टॉपिक होगा वो क्या होगा, मोटापा। तो देखो, मैं स्टार्ट करता हूँ, टाइम खराब ना करते हुए आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, मोटापा। हाँ भाई देखो, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी भी कहते हैं, ओबेसिटी। तो देखो, पहले मैं बता दूं, ये जो टॉपिक है आपके पिछले साल जब हमारी जो सिलेबस चेंज हुआ था 10th बोर्ड का, तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक जो है वो आपका नया टॉपिक जुड़ा है। पहले ये टॉपिक आपकी बुक्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता था और ये न्यू टॉपिक जुड़ा है। तो इस न्यू टॉपिक से क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो पूरी रहती है। तो ये तो श्योर है कि इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आएगा। और एक चीज और बता दूं, ये जो चैप्टर है बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बोरिंग सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर के लगभग इससे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो देखो, बड़ा क्वेश्चन इससे बनता नहीं है, छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो अभी तक मैंने जो पढ़ाया उसमें से 1-2 क्वेश्चन बनेंगे और अब जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसके अंदर भी 1 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑब्वियसली बनेगा। तो देखो, टॉपिक है मोटापा। ठीक है, देखो टर्म लिखी हुई है मोटापा, ओबेसिटी। और इस टर्म से आप सब समझते हो कि मोटापा क्या होता है। सब जानते हो कि इतनी देर जो हमने टॉपिक पढ़ाया था उसके अंदर प्रोटीन और विटामिन, और मैंने बताया था कि आपके वसा का भी है, लेकिन वसा कुपोषण के अलावा उन्होंने अलग से एक टॉपिक बना के दे रखा है। तो ये जो वसा कुपोषण है उसी के अंदर ये टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हम जो चीज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वसा की अनियमित मात्रा। ठीक है, वसा की अनियमित मात्रा का मतलब क्या हुआ कि यदि हमारे शरीर के अंदर जो वसा है उस वसा का परसेंटेज लेवल जो है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा का जो है वो संग्रहण हो जाता है। और ये जो अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा का जो संग्रहण हो रहा है ये फिर बाद में क्या करता है कि यदि जो हमने भोजन खाया, यदि उस भोजन के अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा है और वो वसा ऑब्जर्व नहीं हो रही है, या फिर उस वसा का हमेशा उसका क्या हो रहा है कि नियमित रूप से उसका अवशोषण नहीं हो रहा है या वो काम में नहीं आ रही है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि एक्स्ट्रा के अंदर जो ऊर्जा है वो क्या होती है हमारे शरीर के अंदर वसा के रूप में एकत्रित हो जाती है। और वही वसा फिर बाद में क्या करती है कि व्यक्ति के अंदर मोटापे का जो लक्षण है वो प्रकट करती है। तो इस टॉपिक के अंदर यही चीज समझाई गई है कि जो मोटापा है या जो ओबेसिटी का जो लक्षण है वो किस रूप में प्रदर्शित होता है। यदि हमारे शरीर के अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाए, यदि हमारे शरीर में वसा की मात्रा यदि बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि अतिरिक्त जो वसा है, भाई हमने दिन भर में जो एक्टिविटी की, जो भी हमने कार्य किया है, उस कार्य के अंदर कुछ मात्रा में जो ऊर्जा है वो क्या होगी, खपत हो जाएगी। लेकिन यदि मान लो हमने जितना कार्य किया है उससे कहीं ज्यादा मात्रा में यदि हमने वसा का सेवन किया है, तो वो जो बची हुई जो वसा है या बचा हुआ जो भोजन है वो वसा के रूप में क्या होता है हमारे शरीर के अंदर जमा हो जाता है। और उसकी जो बढ़ोतरी होती है हमारे शरीर के अंदर वो क्या होती है कि हमारे जो ऐसे भाग होते हैं, जैसे हमने ले लिया हमारा जो पेट है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक है,
तो हमारा पेट बढ़ने लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि शरीर के अंदर भी क्या होता है, उसका बहुत ही भयानक इफेक्ट होता है कि शरीर के अंदर जो मसल्स होती है, हमारी जो पेशियां होती है, या शरीर के अंदर हमारी जो धमनियां होती है, शिराएं होती है, जो ब्लड का सर्कुलेशन करती है, उन धमनियों और शिराओं के अंदर भी क्या होता है कि वसा की मात्रा जमा होने की वजह से क्या होता है कि उनका जो व्यास है, उनका जो डायमीटर है, उनका जो व्यास है, वो व्यास क्या होता है, कम हो जाता है। और उसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड की पंपिंग होती है, पूरे शरीर में रक्त का जो प्रवाह होता है, वो क्या होता है, अवरुद्ध हो जाता है, उसकी गति धीमी हो जाती है और कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो देखने को मिलती है। तो देखो, मोटापे की कोई परिभाषा नहीं है, बस इतना है कि साहब वसा की मात्रा यदि बढ़ जाती है तो व्यक्ति क्या होता है, मोटापे का शिकार हो जाता है। तो देखो, अब क्या होता है कि इस मोटापे के अंदर एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी चीज से क्वेश्चन आने की संभावना ही बनती है। इसको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, इसमें ज्यादा कोई थ्योरी नहीं है, बस एक चीज जो है वो आपको पढ़नी है, वो चीज है BMI। शॉर्ट टर्म है इसकी BMI, जिसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसको हिंदी में बोलते हैं शरीर भार सूचकांक। ठीक है भाई, ये चीज हमारे को आज इसके अंदर स्पेशली पढ़नी है, क्योंकि यदि व्यक्ति के शरीर में अत्यधिक मात्रा में चर्बी का जमाव होता है या वसा का जमाव होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। और ये जो मोटापे का जो शिकार है, ये जो मोटापे का जो शिकार हुआ है, उसकी वजह से कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो हमारे यहाँ उत्पन्न होती है। और वो बीमारियां क्यों होती है या किस व्यक्ति को होती है, या इस वसा का जो जमाव है वो उस मोटापे को प्रदर्शित कैसे करेगा, तो ये वाली जो चीज है वो ये चीज डिक्लेयर करेगी कि यदि किसी व्यक्ति का जो BMI है वो BMI एक नियमित रेट का है तो व्यक्ति मोटापे का शिकार नहीं है, अन्यथा वो मोटापे की ओर अग्रसर हो रहा है या फिर व्यक्ति मोटा हो चुका है। तो ये BMI पढ़ना है। अब ये BMI जो है टर्म है, ये क्या चीज होती है, इधर देखो, कुछ नहीं है, नॉर्मल चीज है। जो BMI है, इस BMI को हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि व्यक्ति के शरीर की जो BMI या बॉडी मास इंडेक्स या फिर शरीर भार सूचकांक क्या होता है कि उस व्यक्ति की जो लंबाई और उस व्यक्ति का जो भार होता है उसका अनुपात होता है। यानी कि ये वाली जो चीज है, इस चीज को निकालने के लिए हमारे पास व्यक्ति का एक तो होना चाहिए भार और एक होना चाहिए व्यक्ति की लंबाई। इसका एक फॉर्मूला बनता है, उस फॉर्मूले के आधार पे हम अपना खुद का बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे, BMI निकालेंगे और ये पता लगाएंगे कि हम मोटे हैं या नहीं है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि बॉडी मास इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है, व्यक्ति के भार और लंबाई का अनुपात होता है। ये इसका सूत्र है, ये इन दोनों का जो भार और लंबाई का जो अनुपात है वो क्या प्रदर्शित करता है, हमारे शरीर की BMI। और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला अलग है, इधर देखो, आपकी बुक के अंदर स्पष्ट नहीं दे रखा है। और ये वाला जो है ये तो एक बता रखा है, परिभाषा है इसकी, डेफिनेशन का भार और लंबाई का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, बॉडी मास इंडेक्स या BMI। लेकिन इसका जो फॉर्मूला होता है, या फिर हम किसी भी व्यक्ति के शरीर की BMI निकालना है हमारे को, तो उस BMI को किस तरीके से या किस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनता है, इधर देखो, BMI इक्वल टू भार किलोग्राम में बटे लंबाई मीटर में। लंबाई किसमें लेनी है, मीटर में का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर करना, ये ध्यान रखना। BMI निकालने के लिए हमारे को व्यक्ति का भार किलोग्राम में लेना है और उसकी जो लंबाई आती है उस लंबाई का स्क्वायर करना है, लंबाई जो है उसकी किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये उस व्यक्ति की BMI को शो करेगा। और ये जो इससे हम जो BMI निकालेंगे उस BMI के आधार पर कुछ हमारे को आंकड़े मिलेंगे, उन आंकड़ों के आधार पे हम उसको बता सकते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो वसा है उसका जमाव कितना है। तो देखो, हम अब इससे एक क्वेश्चन करते हैं या नॉर्मल से हम अपने शरीर का BMI निकालते हैं। तो देखो आगे, इधर देखो कि जैसे मैंने ये कहा कि किसी व्यक्ति की जो BMI है, यदि वो 0 से 25 के बीच में, इधर देखो, यदि किसी व्यक्ति की जो BMI है वो 0 से 25 के बीच में, अब 0 से 25 इसकी जो है मात्रक क्या आएगा भाई, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, इधर देखो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, किलोग्राम में लेना है भार और लंबाई किस में लेनी है, मीटर में, फिर मीटर का स्क्वायर करना है। तो इसका मतलब इसका मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। यदि उसकी BMI आती है
तो वो व्यक्ति एक नॉर्मल व्यक्ति है, यानी कि नॉर्मल का मतलब सामान्य व्यक्ति है, उसके शरीर के अंदर वसा का जो जमाव है वो नहीं है, या फिर वो मोटा नहीं है, या फिर उसके अंदर वसा की मात्रा ज़्यादा नहीं है। तो ये जो रेट होती है 0 से 25 तक जो आती है वो होती है सामान्य व्यक्ति, ठीक है। तो सामान्य व्यक्ति का जो BMI है वो कितना आता है, 0 से 25 के बीच में, ओके। अब देखो, यदि उस व्यक्ति की जो BMI है वो यदि 25 से अधिक आए, क्या हुआ, 25 से अधिक आए, 25 से अधिक कितनी, 30 से कम, 25 और 30 के बीच में यदि उसकी BMI आती है किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, तो ये वाली जो वैल्यू है वो शो करती है कि व्यक्ति जो है वो सामान्य नहीं है, सामान्य से थोड़ा अधिक है, और वो मोटापे की ओर अग्रसर है। किधर है, मोटापे की ओर अग्रसर है, मोटा नहीं हुआ है, चर्बी की मात्रा या वसा की जो मात्रा है वो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी वो मोटापे की ओर अग्रसर है, क्योंकि इसी तरीके से अगर बढ़ती रहेगी तो व्यक्ति क्या है, आगे जाके मोटापे का शिकार होगा, ठीक है। तो ये होगी दो वैल्यू। अब एक वैल्यू आती है 30, 30 और उससे अधिक कितनी भी हो, ओके। तो ये जो वैल्यू आएगी 30 से ऊपर, ये व्यक्ति क्या होगा, मोटापे का शिकार होगा। तो ये व्यक्ति क्या है, मोटापे का शिकार है। तो यहाँ पे ये तीन वैल्यू हमारे को मिली है। सामान्य की जो वैल्यू है 25 से कम होगी, और यदि 25 और 30 के बीच में है तो वो व्यक्ति मोटापे की ओर अग्रसर है, और यदि उसकी वैल्यू 30 से अगर ऊपर आती है, 30 या 30 से अगर ऊपर आती है, तो इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति के अंदर मोटापे के सिम्टम है। और यहाँ पे फिर उस व्यक्ति को अपने आप को ध्यान रखना पड़ेगा, और उस व्यक्ति को अपना जो मोटापा है वो मोटापा घटाना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, इन फ्यूचर वो अनेक प्रकार की बीमारियों से क्या होगा, ग्रसित होगा, ठीक है। तो देखो ये तीन वैल्यू है, इनमें से क्वेश्चन आता है, श्योर है इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अब अगर मान लो, क्योंकि हर जो साइंस है उसको अपने तरीके से विद प्रैक्टिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल होना चाहिए हर चीज का, अन्यथा वो जो चीज है वो एक किताबी ज्ञान है। तो हम इस चीज को सिद्ध करेंगे कि साहब यदि मान लो ये BMI जो है ये रेट वास्तव में सही है, आपका फॉर्मूला अगर सही है, तो वास्तव में क्या हमारी भी BMI हम निकाल सकते हैं। तो देखो हम अपनी BMI एक बार निकाल के देखते हैं क्या होता है। देखो जैसे अब आप तो मेरे सामने नहीं हो, तो मैं मेरी खुद की निकाल देता हूँ, ठीक है। दिखने में तो मैं लग रहा हूँ मोटा मोटा सा, लेकिन मेरी जो BMI हो आने के बाद में पता चलेगा कि मैं मोटा हूँ या फिर मोटापे की ओर अग्रसर हूँ। तो देखो मेरी माई सेल्फ BMI निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इधर देखो, ओके। तो देखिए मेरी जो BMI निकालने से पहले मुझे मेरे शरीर का जो भार है वो पता होना चाहिए। तो जैसे मान लो मेरा जो शरीर है, मेरा जो भार है वो 70 kg है, ठीक है, ज्यादा नहीं है बेटा, है ना, इतना तो होना ही चाहिए 70 kg, आपका थोड़ी होगा, मेरा तो होगा ये बार। तो ये 70 kg मेरा भार है, और मेरी जो लंबाई है, मेरी जो लंबाई है वो लगभग 5 फीट और 7 इंच है, ओके, 5 फीट और 7 इंच है मेरी लंबाई दे रखी है, और मेरा भार दे रखा है। तो यहाँ पे देखो इतनी वैल्यू हमारे को अगर मिल गई तो हम आराम से BMI निकाल सकते हैं। अब आपको अपना भार पता होना चाहिए, और आपकी जो लंबाई है वो आपको पता होनी चाहिए, ओके। तो देखो अब ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ गई कि मेरी जो लंबाई है 70 किलोग्राम है, तो ये तो किलोग्राम में दे रखा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लंबाई जो है वो फीट में और इंच में दे रखी है, तो इसको पहले हमारे को मीटर में बदलना जरूरी है, ठीक है भाई। तो इसको हम पहले मीटर में बदलेंगे। तो इतनी मैथमेटिक्स हमारे को आनी चाहिए कि हमारे को फीट में कितना मीटर या सेंटीमीटर होता है वो पता होना चाहिए। तो ये चीज मैं बदल के बता रहा हूं, कुछ मैथ का भी इसमें टॉपिक आ चुका है, ओके। तो देखो इधर देखो मेरी जो वेट कितना था, मेरा जो वेट है वो है 70 kg, और मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 5 फीट 7 इंच। तो देखो 1 फीट के अंदर कितने सेंटीमीटर, पहले इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं, ठीक है, क्योंकि फीट का जो है वो सेंटीमीटर से सीधा साधा रिलेशन है कि साहब 1 फीट होता है, 1 फीट बराबर कितना होता है, लगभग 30.48 सेंटीमीटर होता है, बिल्कुल होता है साहब, ओके। तो इसका मतलब 5 फीट बराबर क्या हो जाएगा, 5 फीट बराबर 30.48 इंटू 5, तो ये लगभग देखो कितना आएगा आपके, लगभग ये 152 है ना, 152 के करीब ये आएगा, ओके 152 सेंटीमीटर, ओके। फिर बाद में देखो इंच, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा 7 इंच दे रखा है, तो 7 इंच बराबर
2.54 इंटू 7, ठीक है। तो ये लगभग देखना आपके एवरेज 18 तक मान लो, ठीक है, 18 सेंटीमीटर मान लो। अब मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज ही लगा रहा हूँ, आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है। तो एवरेज मेरा जो लंबाई है वो इतने आ गई सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है। तो टोटल मेरी जो लंबाई वो कितनी हो गई, 170 सेंटीमीटर हो गई, ओके। अभी भी हमारी जो वैल्यू है वो आधी अधूरी है, क्यों? क्योंकि हमारे को मीटर में उसके अंदर निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको फिर मेरे को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो इधर देखो, मीटर में बदलने का भी तरीका मैं आपको इजी तरीका बता दूं, 1 सेंटीमीटर। आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे इस सी का जो मतलब है, याद रखना, इस सी का यहाँ पे मेरा मतलब है वो है c इक्वल टू 10⁻² मीटर, ये याद रखना आप। यानी कि c का सीधा साधा मतलब है 10⁻²। तो यदि मैं यहाँ पे 170 है तो इस c का मतलब क्या हुआ, 10⁻²। तो ये -2 लगा दिए। अगर मान लो कि मुझे इधर देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है मान लो, तो क्या करूंगा, यहाँ पे 170 सेंटीमीटर तो c लगा दो और m लगा दो। अब ये c ऐसे तो लगाया नहीं आपने, मैथ कहती है कि यदि आपने ऊपर कोई चीज लगाई तो नीचे भी लगाओ, तो यहाँ नीचे भी आप c लगा दो, क्योंकि c से c कटेगा। तो यहाँ पे जो c लगाया उसको तो रखना है, और यहाँ पे जो c लगाया उसको नहीं रखना है, तो इसकी जगह क्या रख दो, वैल्यू रख दो 10⁻²। ये लो भैया, इस वैल्यू का इधर ऊपर नीचे ऊपर कर दो, 10⁻² हो जाएगा, ये ऊपर जाते 10⁻+2 हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर रह जाएगा। अब जो ये वैल्यू आई ये क्या होगी, सेंटीमीटर में होगी, समझ गए। तो ये जो वैल्यू है ये इस तरीके से मैंने चेंज कर ली यहाँ पे। तो मेरी जो वैल्यू है उधर कर रहा हूं मैं चेंज, इधर देखो हाँ भाई देखो कितना आ गया, c बराबर क्या हो गया, 10⁻² सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करो आप। अब ये जो है 170 इंटू ये नीचे इंटू 10⁻² है, तो ये नीचे चली जाएगा, तो नीचे 100 हो गया, और ये ऊपर क्या हो गया, मीटर। इसको इससे काटो, क्या आ गया, 1.7 मीटर। ये आ गई मेरे पास मेरी जो लेंथ है उसकी वैल्यू। तो मेरी जो लंबाई है उसकी वैल्यू आपको मिल चुकी है। और अब इजिली हम अपना जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अपनी जो BMI है वो निकाल सकते हैं। तो इधर देखो, BMI बॉडी मास इंडेक्स का जो फॉर्मूला है वो क्या बताया था मैंने, अपना जो भार है, वेट, इंग्लिश में लिख रहा हूं, ज्यादा हार्ड नहीं, इजी है, भार बटा लेंथ का स्क्वायर, ओके। वेट कितना है अपना, वेट अपन ने निकाला अपना कितना है वेट, 70 kg। तो मेरा वेट जो है वो क्या है, 70 kg, और मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 1.7 मीटर, ओके, कर दिया। अब इतने में यदि आपने जल्दीबाजी में इसको निकाल दिया तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ का स्क्वायर। तो लेंथ का स्क्वायर करेंगे तो 70/1.7, इसको आप अभी एक फिलहाल अपने लिए 17 मान लो, 17 मान लो, तो 17 × 17 कितने होते हैं, 289, ठीक है। उसकी जो वैल्यू है, इसका जो वर्ग है, 17 का जो वर्ग है वो कितना आएगा, 289, और ये हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे तो हो गया ये मीटर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हो गया किलोग्राम स्क्वायर। अब इसके अंदर आप इसका भाग देना, इसके अंदर जब इसका तुम भाग दोगे तो यदि मान लो कि मेरी जो वैल्यू है लगभग इतनी आई है, 24.22 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप भाग देके देख लेना, इसके अंदर इतनी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये लगभग देखो 3 के करीब हो गया ना, 2.89, 2.89 है, 8-9, तो अगर इसमें इसका भाग देंगे तो लगभग जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 24 पॉइंट समथिंग में। तो अब यहाँ पे आते ही इस वैल्यू को देखते ही मेरी जो BMI है वो शो हो गई। आपने अंदाजा लगा लिया कि जो ये वैल्यू है वो कहाँ पे है, किसको ये टर्न अबाउट करती है, 0 और 25 के बीच में। तो मैं एक सामान्य आदमी हूँ, ठीक है, मैं एक क्या हूँ, सामान्य आदमी हूँ। तो देखो ये जो वैल्यू है ये आपके सामने दिखा रखी है। यदि मेरी वैल्यू 25 तक आ जाती तो भी मैं सामान्य आदमी की श्रेणी में आता, और यदि 25 से ऊपर आ जाती कितनी भी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं मोटापे की ओर अग्रसर हूं। और यदि मेरी जो वैल्यू है वो 30 से ऊपर आती, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ऊपर आती, तो इसका मतलब क्या है कि मैं मोटापे का शिकार हूं। तो फिलहाल तो मैं भी खुश हो रहा हूं, क्योंकि मैं अभी मोटापे का शिकार नहीं हो रहा हूं, या यहाँ तक कि तो मैं मोटापे की ओर अग्रसर भी नहीं हो रहा हूं, लेकिन थोड़े समय बाद में मैं मोटापे की ओर अग्रसर होने लग जाऊंगा। तो उससे पहले क्या हुआ, मुझे पता लग गया, तो अब क्या करूंगा, मैं एक्सरसाइज चालू कर दूंगा, और जो भी मेरे को कुछ करना है जिससे मेरा मोटापा है जो वो कम हो, है ना,
खाने की जो मात्रा है उसके अंदर वसा का जो लेवल है वो मैं कम करूंगा और मैं अपने आप को बचा सकता हूं। तो आप किसी भी व्यक्ति की आप BMI निकाल के आप उस व्यक्ति को बता सकते हो कि आप मोटापे की ओर अग्रसर हो या फिर आप मोटे हो। तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी चीज है, आप किसी भी व्यक्ति की BMI निकाल सकते हो। तो देखो आगे चलते, ये था हमारा मोटापा। अब देखो क्या होता है कि बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर बच्चे को पता है कि साहब मोटापा जो होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। क्यों होता है? क्योंकि मोटापे की जो वजह होती है वो होती है हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त मात्रा में ऊर्जा का एक स्रोत जिसको हम वसा कहते हैं, और जो सबसे ज्यादा मात्रा में हमारे को ऊर्जा देता है। और मैंने बताया भी था कि जो फैट होता है उस फैट से लगभग 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो सर्वाधिक मात्रा में फैट से हमारे को ऊर्जा मिलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाधिक मात्रा में हमने ऊर्जा तो गेन कर ली, लेकिन उस ऊर्जा का उपभोग हम नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर में अतिरिक्त जो ऊर्जा है वो संग्रहित हो जाएगी, और जो अतिरिक्त ऊर्जा संग्रहित हो रही है वो वसा के रूप में संग्रहित होती है, और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे शरीर का भार बढ़ जाएगा। और भार बढ़ने की वजह से क्या होगा कि हमारे शरीर के अंदर क्या होगा, कई प्रकार के जो हानिकारक प्रभाव है वो हमारे को दिखाई देने लग जाएंगे। तो देखो, इस मोटापे की वजह से या वसा की अत्यधिक मात्रा के प्रभाव, ठीक है, हालांकि आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। तो देखो, यदि वसा की मात्रा है वो अत्यधिक मात्रा अगर हमारे शरीर के अंदर जमा हो रही है, तो उसकी वजह से एक सीधा साधा मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति है वो व्यक्ति यदि मोटा है, तो मोटा होने की वजह से क्या होगा कि एक तो उसके अंदर चिड़चिड़ापन रहेगा। कभी भी देख लेना, व्यक्ति जो है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होता है, व्यक्ति को क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, ठीक है, चिंता के अंदर रहेगा, उसका जो स्वभाव है वो आलसी स्वभाव रहेगा। ठीक है भाई, क्योंकि आपको अगर वसा की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, आप तेलीय पदार्थों का सेवन ज्यादा करते हो। क्यों? क्योंकि तेल वगैरह जो होता है उससे हमारे को सबसे ज्यादा मात्रा में वसा मिलती है। तो यदि आप उनका सेवन, जो नमक मिर्च मसाला तेल वगैरह है, उसका ज्यादा सेवन करोगे, या फिर मैं आपको कह दूं जैसे जंक फूड होता है ना, जो बाजार के अंदर मिलता है, बाजार के अंदर जो चाउमीन बर्गर वगैरह तुम आप खाते हो, टिकिया, वो चीजें बहुत ज्यादा हानिकारक होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में वसा का रहता है प्रतिशत। तो उसकी वजह से, या जंक फूड वगैरह जो भी है, उसकी वजह से क्या होगा कि व्यक्ति के अंदर वसा की मात्रा बढ़ जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा जो बाहर का भोजन खाता है, चाउमीन बर्गर वगैरह ऐसी चीजें जो खाता है, कभी भी देखना वो जो व्यक्ति होता है वो मोटा दिखाई देगा, और उसके चेहरे पर ऐसे कुछ रहेगा कि थोड़ा सा यदि वो चलता है तो उसके चेहरे से पसीने टपकने लग जाएंगे। तो देखो, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोध आएगा, चिंता में रहेगा, स्वभाव उसका आलसी रहेगा, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं करेगी उसकी। ठीक है, उसके अलावा भी क्या होगा कि श्वास संबंधी बीमारी रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी जो बीमारी है वो भी उसके अंदर रहेगी, है ना। उसको क्या होगा, श्वसन क्रिया करने में थोड़ी क्या होगी, परेशानी होगी, थोड़ा मुश्किल से श्वास आएगा। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि उसके हार्ट के अंदर भी, उसके हार्ट के अंदर और उनके फेफड़ों के अंदर भी क्या है, वसा का जो है जमाव हो चुका है। उसके अलावा देखो, सबसे बड़ी चीज हृदय दौरा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक जो बोलते हैं, हार्ट को जो अटैक मिलता है वो इसी के द्वारा मिलता है। जनरली जो चीज है हार्ट अटैक की, जो सबसे बड़ा जो सिम्टम है, सबसे बड़ा जो कारण है वो यही होता है कि वो व्यक्ति क्या है, मोटापे का शिकार है। और उस मोटापे की शिकार की वजह से क्या होता है कि व्यक्ति का जो हृदय होता है, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा इसको, व्यक्ति का जो हृदय होता है, उस हृदय पे जो शिराएं और जो धमनियां होती है, जो उस हृदय को रक्त पंपिंग करती है। आगे इसको क्लियरली समझाऊंगा टॉपिक को। तो देखो, इस हृदय को जो भी नलिकाएं हैं वो रक्त पंपिंग करती है, धमनियां या शिराएं कह दो उनको। तो जो धमनियां या शिराएं जो होती है, इनको मैं मिला के कह रहा हूं रक्त नलिकाएं। तो क्या होता है कि ये जो रक्त नलिकाएं होती है, इन रक्त नलिकाओं के अंदर भी क्या होता है कि वसा का जमाव हो जाता है। और जमाव होने की वजह से क्या होगा, इधर देखो, जैसे मान लो कि मैंने ये एक रक्त नलिका बता दी, ठीक है, कोई भी मैंने एक रक्त नलिका बना ली, ठीक है। अभी देखो, इसका जो व्यास है, डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है ना, वो इतनी तुम्हारे को दिख रही है, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी दिख रही है, इतनी आपको दिख रही है। यदि मान लो कि उसके
उस व्यक्ति की जो रक्त नलिका है, उस रक्त नलिका के अंदर यहाँ पे चर्बी का जमाव हो जाता है इस तरीके से, यानी कि उसकी जो दीवार है या धमनी या शिराओं की जो दीवार है वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से मोटी हो जाएगी। तो यदि मोटी हो जाएगी तो अब तुम देखो इसका जो व्यास है वो क्या हो गया, कम हो गया। अब जब ये सिंपल थी पहले, जब ये जो रक्त नलिका है वो जब ये सिंपल थी, इस तरीके से थी, तो इसका व्यास इतना था, तो इससे जो ब्लड जा रहा था, जो रक्त जा रहा था वो इजीली प्रवाहित हो रहा था। जैसे मान लो कि 1/2 लीटर है ना, ml, 1/2 ml रक्त इससे प्रवाहित हो रहा है। इसकी जो स्पीड है वो ठीक है, धमनी के ऊपर दाब पड़ रहा है वो भी ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि यहाँ पे ये जो है ये जमा हो गई चर्बी, तो उसकी वजह से क्या हो गया कि इसका जो व्यास है वो क्या हो गया, कम हो गया। ये देखो इसका व्यास कम हो गया। अब व्यास कम हो गया तो इसी आधे ml रक्त को यहाँ से प्रवाहित होने में बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, जोर आएगा, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ पे जैसे ब्लड आया, इस जगह ब्लड आ रहा है ये, ठीक है, तो यहाँ पे दीवारों पे, ये दीवारें पतली होगी तो यहाँ पे प्रेशर आएगा, दीवारों पे दीवारें चौड़ी होगी, और चौड़ी होगी तो क्या हो गया, यहाँ पे रक्त का जो बहाव हो क्या हो गया, धीमा हो गया, ठीक है। तो आगे क्या हो गया, रक्त की कमी होगी, क्योंकि यहाँ पे रक्त थोड़े समय के लिए रुक रहा है, ठीक है, रुक रहा है। तो आगे फिर क्या है, हमें तो रक्त लगातार चाहिए, रक्त की कमी नहीं होनी चाहिए, रक्त लगातार चाहिए। तो यहाँ पे रक्त की कमी होगी, और जो रक्त अभी बहना था वो कुछ समय बाद में यहाँ पे आएगा। तो आधे ml को यहाँ से बाहर निकलने में मान लो 2 सेकंड का समय लग रहा है, और पहले 1 सेकंड का लगता था। तो 1 सेकंड के अंतराल में क्या होगा कि अब इस रक्त को यहाँ पे तो रहना नहीं है, ये तो आगे जाएगा, शरीर के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होगा, ठीक है। तो आगे क्या होगा कि हृदय को भी पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं मिलेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि हृदय से जो हमारे शरीर के अन्य जो ऊतक या अंग है वो रक्त मांगेंगे अपनी सप्लाई पूरी करने के लिए। तो जब हृदय से वो रक्त मांगेंगे तो हृदय उनको रक्त दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हृदय को खुद को रक्त क्या है, कम मिला है। कम का मतलब लेट मिला है, रक्त तो वही मिलेगा लेकिन वो लेट मिल रहा है, और उस लेट मिलने की वजह से क्या होगा, आगे की ओर वो जो रक्त है वो प्रवाहित हो नहीं पाएगा, और कुछ समय के लिए हृदय को झटका सा लगता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक। यानी कि उसका जो कार्य करने की जो है वो एकदम से गतिविधि रुक जाती है, और रुकती है तो हमारे बहुत जबरदस्त यहाँ पे दर्द होता है, और दर्द के दौरान फिर क्या होता है, व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और तुमने देखा होगा कि हार्ट अटैक के दौरान जो ऑपरेशन करते हैं, तो ऑपरेशन में यही तो काम करते हैं भाई। ऑपरेशन में और क्या करते हैं, इधर देखो, ऑपरेशन के अंदर यहाँ पे छल्ले डालते हैं, ठीक है। ये छल्ले होते हैं छोटे छोटे, एक अलग ही धातु के, ये जो छल्ले है इस धमनी या इस रक्त नलिका में इस तरीके से डालते हैं, है ना, एक स्पेशल तार का बना होता है। तो इससे क्या होता है, ये छल्ले डालने से क्या होता है कि ये जो धमनी है या ये जो शिरा है, ये रक्त नलिका, वो क्या हो जाएगी, इसका व्यास बढ़ जाएगा, और फिर इजीली वो जो रक्त है वो इजीली इसके अंदर पंपिंग होगा, ठीक है। तो ये होता है हार्ट अटैक। तो ये वाली परेशानी भी किसके कारण आई है, हार्ट अटैक, वसा के कारण। तो अब आप समझ गए होंगे, और भी कई प्रकार की जो बीमारियां हैं वो इससे होती है, और कैंसर की संभावना बढ़ती है, ऐसी बात नहीं है। और जो भी बीमारी है वो लगभग इस चर्बी से संबंधित है या वसा से संबंधित है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था। तो इससे अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली BMI का क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा फिर बाद में इसके कोई भी सिम्टम इसमें पूछ लेंगे, ठीक है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ओबेसिटी है। ओबेसिटी के अंदर कौन सा है, BMI को आप ढंग से याद कर लेना, उसी से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ओबेसिटी, ठीक है बेटा। तो अब देखो आगे हमारा जो टॉपिक होगा वो आपको मैं कल पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा हो गया आपका टॉपिक। आपका जो वीडियो है उसकी जो है उसकी कैपेसिटी वो भी थोड़ी छोटी हो, तो आपको भी मजा आएगा और हमारे को भी आपके पास भेजने में अच्छा रहेगा। तो देखो अगला जो कल टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पहले आपको बता दूं, अगला जो हम पढ़ेंगे कल वाला जो टॉपिक है वो हम क्या पढ़ेंगे, कल वाला जो टॉपिक है वो है रक्तदाब, ठीक है। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रक्तदाब, या इसको हम क्या बोलते हैं, रक्तचाप। तो आपको ध्यान रखना है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं, 10th की बात नहीं कर रहा हूं, 10th के बाद में 11th में भी है और 12th में भी है ये टॉपिक, और उसके बाद में जब आगे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी ये टॉपिक है। इस बात का ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है ये आगे भी है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। आगे भी, और आगे का मतलब हमारी पूरी लाइफ के अंदर ये काम में आएगा। पूरी लाइफ में कैसे, क्योंकि आगे तुम जानते हो कि बीपी की जो प्रॉब्लम है, अभी तुम्हें समझ में नहीं आया, देखो रक्तचाप या रक्तदाब समझ नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लड प्रेशर लिखा और इसको शॉर्ट टर्म में मैं बीपी लिखूंगा, तो अब सबको समझ में आ गया। आज मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड के अंदर
हर एक परिवार के अंदर ये परेशानी आपको देखने को मिलेगी, बीपी ब्लड प्रेशर की जो है प्रॉब्लम, और लगभग हर व्यक्ति के अंदर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और उसका जो कारण क्या है, क्यों ये हो रहा है, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन फ्यूचर अपनी लाइफ के अंदर इसको ध्यान रखना है, और अपना कोर्स के अकॉर्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और प्लस में अपनी लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको मैं कल बताऊंगा, ठीक है बेटा। तो अगेन मैं एक बार फिर बता दूं कि हर बच्चे को इस क्लास के बारे में बताएं, ठीक है। ये आप GRSAMBHAV, ठीक है, इस नाम से आप YouTube पे सर्च कर सकते हो। आप जब सर्च करोगे तो इसको सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में उसके अंदर जितने भी वीडियो है वो आपको दिखाई दे जाएंगे, और उन वीडियो को आप क्रमशः आप डिटेल वाइज पढ़ सकते हो। तो आप हर बच्चे को ये बताएं कि ये वाली जो साइट है YouTube के अंदर मिलेगी, और YouTube के अंदर हमारी जो साइंस और मैथ और इंग्लिश और साइंस मैथ की क्लास भी आपके लगने वाली, स्टार्ट होने वाली है, तो वो भी लगेगी। तो पूरे आपके जो सिलेबस के जो पूरे वीडियो है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो इसको तरीके से पढ़ना, और इसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसके नोट्स बनाओ और रेगुलर इसकी स्टडी करो, क्योंकि सिलेबस जब इकट्ठा हो जाएगा तो फिर बाद में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी अपने में, ठीक है। तो जो चीज़ आज पढ़ रहे हो उसको लगातार आप आज ही पढ़ो, उसको कंप्लीट करो, और कल ये टॉपिक में पढ़ाऊंगा तो आपको पहले से इस टॉपिक को तैयार करना है, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि ये इजीली आपको समझ में आ सके। ओके बेटा, थैंक यू।